नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 11 बैठकों में 2.78 लाख करोड़ के बजट और 10 विधेयकों को पारित करने के साथ संपन्न हुआ। लेकिन इन सब के बीच सत्र में सियासी जोड़ घटाव गुणा भाग के साथ राजनीति के हिसाब किताब भी निपटाए गए। अगर कहें कि खूब खेला हुआ तो गलत नहीं होगा और सरकारी कामकाज से ज्यादा सियासी खेल ने सुर्खियां बटोरी। लेकिन इन सब के बीच सत्र में एनडीए, महागठबंधन और सबसे जरूरी जनता को क्या फायदा हुआ जब 595 स्वीकृत प्रश्नों में से सिर्फ 174 के उत्तर मिले। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे, पर पहले देखिए सत्र में क्या कुछ खास हुआ। कांग्रेस विधायकों ने बदला पाला। प्राइवेट लिमिटेड बना के छोड़ दिया है। एक व्यक्ति बिहार प्रदेश कांग्रेस चला रहा है, तो इससे थोड़े चलता है पार्टी। बीजेपी के साथ आरजेडी के एमएलए। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पंचायत अध्यक्ष के भी पैर पकड़ पकड़ के मुझे ये करना पड़ेगा। ये सब चीजें नहीं। सदन से बाहर शहर शहर तेजस्वी। पीछे के तरफ के जो है ये पूरा व्यू अगर आप देखें तो लोग खचाखच जो है भरे पड़े हैं। माफिया पर नकेल के लिए कानून। ये जो सिंडिकेट है, चाहे वो बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, जमीन माफिया हो, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार पुलिस को होगा। बजट सत्र में किसने क्या खोया क्या पाया, सवाल तो पूछेंगे। हम सवाल तो पूछेंगे और सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ भाजपा की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं, आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए चितरंजन गगन जी हैं और कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए शिशिर कौंडिल्य जी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्ता पक्ष से पूछना चाहेंगे, पूनम सिंह जी, क्या खोया क्या पाया, इस सत्र की उपलब्धि क्या देखेंगे? देखिए दीपक जी, जिस तरह से एनडीए सरकार बिहार में आई है, लगातार बिहार के विकास के लिए नई नई योजनाएं ला रही है और बजट सत्र में जिस तरह से बिहार के विकास के लिए 13,000 करोड़ के ऊपर जिस तरह से माननीय सम्राट चौधरी जी ने अनेक विभागों के लिए जो बजट सत्र लाए, जिसके लिए बिहार का विकास हो, किस तरह किसान की विकास हो, किस तरह से महिलाओं के 3 गुना महिलाओं के लिए बजट सत्र बढ़ाया गया है कि महिलाओं का विकास हो, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन के लिए विकास होने की बात हमारे माननीय डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी और एनडीए की सरकार में मुख्यमंत्री जी द्वारा हो रहा है, वो बिहार के भविष्य के लिए और शिक्षकों के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग संकल्पबद्ध हैं और बिहार के विकास के लिए जो भी उचित निर्णय हो रहा है वो हम लोग ले रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे और बिहार के हर तबके के लोगों की चिंता एनडीए की सरकार कर रही है और आगे भी करेगी। उसका ख्याल रखने के लिए हर तरह से तैयार बैठी है, चाहे बालू माफिया पर कानून का शिकंजा कसने की बात हो, चाहे शराब माफिया पर शिकंजा कसने की बात हो, जमीन माफिया पर या लड़कियों के साथ छेड़खानी पर जिस तरह से कानून अभी नया हमारे यहाँ सरकार जो पारित किया गया है वो काबिले तारीफ है। बिहार में जिस तरह से भ्रष्टाचार, अपहरण जिस तरह से महागठबंधन की सरकार में थी, जिस तरह से बढ़ गए थे, उसमें कानून का कोई नाम का चीज नहीं था। वहां पर बिहार में देख रहे थे कि किस तरह से अपराध पे दिन दहाड़ अपराध हो रहे हैं। बालू माफिया पर जिस तरह से पुलिस प्रशासन जाती थी कार्रवाई करने, तो बालू माफिया खुद उन पर हावी हो जाता था और पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट करने का काम करता था। लेकिन आज एनडीए की सरकार में जिस तरह से कानून का राज स्थापित किया है, ये बिहार की जनता देख रही है और चाहती है। 2 बार माननीय हमारे एनडीए की सरकार में बिहार की जनता ने जो जनादेश देने का काम किया था, वो आज फिर हम लोग संकल्पबद्ध होकर एनडीए बिहार के विकास के लिए काम कर रहे हैं। चलिए चितरंजन जी के पास चलते हैं। चितरंजन जी, सत्र को किस तरह से समराइज करेंगे? चितरंजन जी, आवाज मिल रही है? चलिए हम दोबारा जुड़ने का प्रयास करेंगे, संभवतः आवाज नहीं पहुंच पा रही। हाँ, वो इशारा कर रहे हैं। शिशिर जी, आप किस तरह से समराइज करेंगे? बेसिकली दीपक जी, मैं आपको बताऊं कि
इस प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार जी इतने बड़े पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं कि जिस ऑफेंस की सजा सीआरपीसी और आईपीसी में भी निहित नहीं है। दूसरी बात ये आपको जानकर और या देखकर बड़ा दुख हुआ होगा, किसी को भी होता है, कि पूरा का पूरा सत्र जो है वो एक ऑफिसर की भेंट चढ़ गया। उसके कारनामों के कारण पूरा का पूरा सत्र जो है उसका समय उसकी भेंट चढ़ गया। और जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी की सरकार ने विधायिका को कार्यपालिका से रौंदने का काम किया है, वो बेहद दुखद है और बेहद चिंताजनक है किसी भी लोकतंत्र के लिए। दूसरी बात मैं और बताता हूं आपको कि जैसे अभी बता रहे थे बजट की बात, बजट भारतीय जनता पार्टी के जो कोटे के वित्त मंत्री हैं, डिप्टी सीएम माननीय सम्राट चौधरी जी, तो बजट में बेरोजगारी पे कोई बात नहीं हुई। बजट में जो सबसे बड़ी स्टेट की समस्या है पलायन का, पलायन पे कोई बात नहीं हुई। पर कैपिटा इनकम पे कोई बात नहीं हुई। मोटी मोटी बातें जो है वो कर दी गई और एक ऐसा काला कानून अध्यादेश के रूप में पेश किया गया सदन में, जिसके कारण जो मतलब इन लोगों की एक साजिश है कि कैसे अपने राजनीतिक विरोधियों को ठंडा करें, तो एक नया कानून, काला कानून जो है वो सदन में लाया गया। तो कुल मिलाकर के आप देख लीजिए कि जिस तरह से अभी आप ही बता रहे थे, आपके रिपोर्ट में मैं सुन रहा था कि लगभग 600 के आसपास सवाल जो है वो पूछे गए, जिसमें मात्र 174 सवाल। अब बताइए कि 25% भी कुल मिलाकर के जवाब जो है वो सरकार नहीं दे पाती है। बेहद दुखद है। विधायक कह रहे हैं कि हमारा डीएम नहीं सुनता, हमारे कोई पदाधिकारी नहीं सुनते। पदाधिकारियों की गुंडई चरम पर है। एक सनकी अधिकारी आकर के पूरे शिक्षा विभाग को हिलाए हुए है। और मतलब बेहद दुखद बात और चिंताजनक बात यह है लोकतंत्र के लिए कि सदन में जिस मुख्यमंत्री ने बयान दिया और उसका नोटिफिकेशन नहीं निकला। एग्जीक्यूटिव जबकि आपको पता है कि एग्जीक्यूटिव का हेड होता है मुख्यमंत्री, दोनों तरफ से, विधायिका के भी हेड है और कार्यपालिका के भी हेड है। लेकिन जिस प्रकार से इस स्टेट की कार्यपालिका ने विधायिका को रौंदा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? चलिए, तो ये बहुत ही खड़ा हो रहा बहुत है। चिंताजनक विषय है। और इस तरह के जो लोकतंत्र में इस तरह की स्थितियां जो बनी है वो आने वाले दिनों में बेहद खतरनाक हो। चलिए चित्तरंजन जी के पास चलते हैं। चित्तरंजन जी, हम उम्मीद करें आप तक आवाज पहुंच रही होगी। इस सत्र को किस तरह से समराइज करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो जो बजट पेश किया गया है वह बजट महागठबंधन सरकार द्वारा तैयार किया गया था। उसी में थोड़ा सा शाब्दिक हेराफेरी करके जो है तो इन्होंने पेश किया है। लेकिन इस बजट सत्र में 3 उपलब्धियां हम मानते हैं। पहली उपलब्धि तो जो है सो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि किस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में घोषणा करते हैं कि विद्यालयों में शिक्षण का यह अवधि रहेगा और शिक्षक जो है सो 9:45 में आएंगे, 4:15 में जाएंगे, और उसकी धज्जियां उड़ाई गई। पूरा सत्र भर इस पर हंगामा होते रहा। लेकिन इस सरकार में अफसरशाही किस ढंग से हावी है कि कार्यपालिका जीरो साबित हुई, विधायिका जीरो साबित। जितना उसका मजाक हम समझते हैं कि इस सत्र में उड़ाया गया, कभी कल्पना भी आदमी नहीं कर सकता था कि ऐसा भी हो सकता है। तो यह एक सबसे बड़ी उपलब्धि हुई। दूसरी उपलब्धि हुई, एक जैसे जिसकी चर्चा हमारे साथी भी कर रहे थे कि जो काला कानून लाया गया, सीधा असर दिख रहा है भाजपा के साथ सरकार बनाने का। केवल जो सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हों या जो जनता दल के जो मंत्री बने हैं, केवल जो है सो मंत्री का जो सुख सुविधा है उसका लाभ उठाने के लिए इनकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू। तो भाजपा के साथ जो ही गए, तो जिस ढंग से भाजपा ईडी का सहारा लेकर विपक्ष को दबाने का काम करती है, वही कानून, एक काला कानून ये भी ले आए, जिसको चाहे उसको बंद कर दे सकते हैं, जिलावार कर सकते हैं, साल भर तक उसको जमानत नहीं मिलेगा। अब यह जो सो डीएम और जो वहाँ का लोकल पुलिस है वह तय करेगी कि हाँ साहब इनको जिला से बाहर करना है, इनको जो सो इस एक्ट में अंदर करना है।
तो ये क्या उपलब्धि। दूसरा जो है तो जो काला धन जो भाजपा के पास में है वह अब सामने आने लगा है। दूसरे राज्यों में तो पहले दिखाई पड़ रहा था, बिहार में भी वह दिखाई पड़ने लगा। और एक चीज मैं बता दूं कि इतनी भाजपा घबरा गई और जनता दल यूं तो सरेंडर कर चुकी, केवल मंत्री पद पर बने रहने के लिए जो है सो उसने सरेंडर कर दिया है भाजपा के सामने। अब देखिए, यह तेजस्वी जी का निकला है विश्वास यात्रा, पूरे बिहार में 10 दिन तक लगभग 3000 किलोमीटर का उन्होंने कई जगह सभाएं की, रोड शो किया। और अभी 3 तारीख को महा रैली होने जा रहा है, महाअभियान होने जा रहा है। पूरे बिहार से 10 लाख से ऊपर लोग पटना राजधानी में पहुंचेंगे, दस्तक देंगे इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार के गलत कारनामों के खिलाफ, भाजपा के गलत मंसूबों के खिलाफ। इससे इतना भाजपा भयभीत हो गई है कि माननीय प्रधानमंत्री को दौड़ के आना पड़ा बिहार में। कल आ रहे हैं, 2 जगह सभा है, और फिर जब 3 तारीख को सभा हो जाएगी, महारैली हो जाएगी, उसके बाद में फिर उनको आना है, फिर वे आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, कल राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं। तो यह बेचैनी, अंदर की घबराहट जो है तो सीधे सामने तौर पर आ चुकी। चलिए चितरंजन जी, एक सवाल और बनता है, ये किस तरह की उपलब्धि रही सत्र की? इसमें आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि सरकार की कोई उपलब्धि गिनाने लायक नहीं है और सरकार ने जो कुछ भी किया वो जनहित से संबंधित नहीं है, सत्ता के लिए किया है। लेकिन चितरंजन जी, आप तेजस्वी यादव की विश्वास यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष भी साफ तौर पर यह कह रहा है कि ऑन रिकॉर्ड जब आप सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेर सकते थे सदन में, तब आपके पार्टी विधायकों की उपस्थिति नहीं रही, आप सड़क पर जनता के बीच होने का दिखावा कर रहे थे। देख लीजिए दीपक, जो चाल चरित्र और चेहरा रहा है पार्लियामेंट में, आपने देखा पिछले सत्र जो हुआ था उसमें किस ढंग से माननीय सांसदों को जो है निलंबित कर दिया गया। पूरे सेशन भर ही नहीं, माने उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। इस बार जो है फिर इस सेशन में उनको उस निलंबन को रद्द किया गया। तो जहां इस ढंग से जिनकी मंसूबा रही है, यही भाजपा और जनता दल की सरकार रही है। इसी बिहार विधानसभा के अंदर जो तमाशा हुआ, गैर आधिकारिक रूप से बाहर से पुलिस पदाधिकारी को, जिनकी कोई ड्यूटी नहीं थी वहां पर, वहां से बुलवा कर और जो माननीय विधायकों को जिस जगह से घसीट कर बाहर फेंका गया, पीटा गया। तो जब सवाल है कि विधायिका का इनके सामने क्या महत्व, एक तरफ सीधे स्पीकर देख रहे हैं कि उनके सामने में विपक्ष का जो विधायक है वह सत्ता पक्ष के कुर्सी पर जाके बैठ रहा है, आंख के सामने कोई उस प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसके बावजूद भी स्पीकर जो है सो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इस विधायिका का क्या महत्व है? इस विधायिका में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि जनता मालिक जो है, जो जनता सर्वोपरि है, उस जनता के बीच में जाना और जो उस जनता जो मालिक है इस लोकतंत्र का, उसको जो है सो इनके काले करतूतों का। चलिए, चितरंजन जी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है और सत्ता पक्ष से इसका जवाब जरूर लेंगे। सीधे अपने मेहमानों के पास चलेंगे। 2 सवाल विपक्ष की ओर से आए। शिशिर कौंडिल्य जी ने कहा कि सवाल 595 आए, जवाब सिर्फ 174 मिले, यानी कि सरकार जनहित से जुड़े सवालों का जवाब देने को तैयार नहीं है। चितरंजन जी कह रहे हैं कि सरकार जनहित के काम करने के बजाय सदन में शक्ति प्रदर्शन करती नजर आई। पूनम जी, इन सवालों का जवाब। देखिए दीपक जी, जो सवाल थे उसका जवाब यदि दिया जा रहा है, 100 सवाल जवाब दिए गए तो उसमें दिया जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन। अब सवालों का जवाब भी आप दीजिएगा तो कहिएगा कि शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये लोग सीबीआई और ईडी की बात करते हैं। 2005 से सीबीआई और ईडी लालू जी और राबड़ी जी पर कार्रवाई करे। उस समय किसकी केंद्र में सरकार थी और बिहार में क्या हो रहा था? रेल मंत्री लालू जी ही थे। तो ये तो आरोप सरासर निराधार है, क्योंकि ये कांग्रेस की सरकार के समय से ही चला आ रहा है। जो सीबीआई ईडी अपना अभी काम कर रही है, इन लोग को आपत्ति जताना ही गलत बात है। अभी जो सत्र की बात ये लोग कह रहे हैं, तेजस्वी जी को आज कहाँ रहना चाहिए? सदन में रहना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि सदन में, लोकसभा वाले में क्या हुआ,
कैसे लोगों को वहां से हटा दिया गया, तो निरस्त उसका किया चितरंजन गया। जी ने तो कहा आप सुनने को तैयार नहीं है और उनके विधायकों को अपने पाले में ला रहे हैं, नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसे कोई देखने वाला नहीं है, तो ये शक्ति प्रदर्शन है सत्ता पक्ष का। फिर वहां क्यों रहे, हम जनता के बीच क्यों न रहें? 17 महीने आप क्यों नहीं जनता के बीच रहे? जब आपके हाथ से सत्ता चली गई तो आपको जनता के बीच जाने की याद आई है क्या? 17 महीने आपके हाथ में सत्ता पे थे, आप कुर्सी पे बैठे हो, तो उस समय आपको बिहार की जनता की याद नहीं आई थी? 17 महीने आप आज नहीं, आप बौखला गए, आप सत्ता से बाहर गए तो आपको जनता की याद है। आज तेजस्वी जी विपक्ष के नेता है, उनको आप बैठ करके सदन में उनको सवाल करना चाहिए, लेकिन वो अपनी कुर्सी के लिए जिस विधानसभा से उनको जिता करके भेजे गए वहां की जनता के सवाल न रख करके आज वो अपनी कुर्सी के लिए बिहार की जनता के पास जाते हैं, जिससे स्पष्ट दिखता है कि ये लोग कुर्सी के लिए बेचैन है। और आपके पार्टी के नेता या विधायक या कार्यकर्ता हमारे पार्टी में आना चाहते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को ना उचित सम्मान दे रहे हैं, ना कोई स्थान दे रहे हैं। यदि आपके पास लोकसभा भेजा जाता है, राज्यसभा में भेजना जाना होता है, तो पहले अपनी पार्टी के परिवार को आप भेजते हैं। आप चाहे विशाल जी को भेजिएगा, मंत्री बनाना होगा तो आपने तेज प्रताप को बनाइएगा, डिप्टी सीएम बनाना होगा तो आप तेजस्वी जी को बनाइएगा, मुख्यमंत्री बनाना होगा तो लालू राबड़ी जी को बनाइएगा, और राज्यसभा में भेजना होगा तो चितरंजन जी कह रहे हैं झूठ बोला जा रहा है। ये कहा झूठ है? ये तो सच्चाई है, ये बिहार की जनता भी जान रही है। आपके यहाँ नेता नहीं थे क्या कि एक सहयोगी की राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं? जी आप सुनिए कि क्षमता रखिए। खेला खेलने की बात आपके नेता तेजस्वी जी कहे थे कि हम खेला खेलेंगे, लेकिन खेला खेलने के लिए आज एनडीए की सरकार ने उनको खिलौना थमा दिया है। भ्रम में मत रहिए, बिहार की जनता ने एनडीए को जनादेश दिया था। बीच में आप लोगों ने जिस तरह से गठबंधन को तोड़ करके अपने पाले में लाने का काम किया था, वो भी बिहार की जनता देख रही है। बिल्कुल, राबड़ी देवी ने भी ये सवाल उठाया है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जी मैं चुनौती देता हूँ कि अगर दम है भाजपा में, अगर दम है जनता दल यू में, तो बहुत दिनों से वो भी कर रही थी कि हम मांग कर रहे हैं, तो कल घोषणा करवावे प्रधानमंत्री जी से कि बिहार को हम विशेष राज्य का पैकेज देंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपकी चुनौती सत्ता पक्ष तक पहुंच गई है। और बिहार में भी 2 बार आपको लालू जी और राबड़ी जी की सरकार रही है। उस समय आपको बिहार विशेष राज्य का दर्जा नहीं मांगा जाना था, लेकिन आज हमारी एनडीए की सरकार ने विशेष पैकेज। चलिए, अब एक और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आ जाते हैं। ये जो खेला वाला प्रकरण हुआ है, पूनम जी के पास बिहार का विशेष राज्य का दर्जा उस समय केंद्र की सरकार में सोनिया गांधी बैठी हुई क्यों सो रहे थे? लालू यादव जी बिहार में थे मुख्यमंत्री, तो उस समय आपकी डबल इंजन की सरकार थी। आपको तो समय चलिए, आरोप प्रत्यारोप को हम फिलहाल रोकते हैं। पूनम जी, चितरंजन जी, एक सेकंड। जो खेला वाला प्रकरण रहा है, जो सुर्खियों में बना रहा है, उस पर पूनम जी और चितरंजन जी के बीच अभी गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। चितरंजन जी, एक सवाल छोटा सा आपसे। चेतन आनंद ने कहा विधायकों का मान सम्मान नहीं है, नीलम देवी ने कहा सही से बर्ताव नहीं होता है, इस पर क्या कहेंगे? इस कारण उन्होंने पाला बदला है, उनके पाला बदलने का यह आधार है। नहीं दीपक जी, यह जो सरकार अभी देख रहे हैं एनडीए सरकार जी, इसी सरकार के मंत्री ने इस्तीफा दिया था कि अफसर जो सो हमारी बात नहीं सुनता है, चपरासी हमारी बात नहीं सुनता है, और उस गठबंधन के साथ आप मान और सम्मान की बात करते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री के घोषणा का कोई सम्मान नहीं है, जो पदाधिकारी नहीं देता है। अब उस सरकार में शामिल होने वाले मान और सम्मान की बात करते हैं, यह बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं है। चलिए, वक्त का अभाव, छोटी छोटी प्रतिक्रिया लेंगे। शिशिर जी, आपसे प्रतिक्रिया। सिद्धार्थ सौरभ को आपने भी सुना, हमने उनकी प्रतिक्रिया दिखाई कि एक पार्टी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी एक व्यक्ति के हाथ में चली गई है, एक व्यक्ति के हाथ की कठपुतली हो गई है, इसलिए किनारा कर लिया उन्होंने। जहाँ गए हैं वहाँ के हालात शायद इनको नहीं पता है। और दूसरी बात ये कि बड़ा अच्छा भारतीय जनता पार्टी का जो डिटर्जेंट है वो जो इस्तेमाल करती है धुलने में, तो इनकी लुगाई ईडी और सीबीआई तो है ही, लेकिन एक आपने सवाल बड़ा अच्छा किया था दीपक जी कि सदन में विपक्षी जो सदस्य हैं उनकी संख्या में कमी रही थी। तो मैं आपको बता दूं कि ये सदन की परंपरा के इतिहास का पहला मौका होगा जब
सत्ता पक्ष के जो विधायक और विधान पार्षद थे वही विपक्ष की भूमिका में खड़े थे। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है इस सरकार की और इस लोकतंत्र की कि जहां पे सत्ता पक्ष के लोग ही विपक्ष की भूमिका में खड़े हों, वहां विपक्ष की क्या जरूरत है। यानी कि आप जो अभी जनता ये माने कि विपक्ष की कोई जरूरत नहीं, जैसे आप नहीं, ये जो आपने सवाल किया मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सोचिए कि वहां स्थिति कैसी भयावह है और वहां जाकर के ये जो है वो सिद्धार्थ सौरभ कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड। अरे भाई कौन प्राइवेट लिमिटेड है? प्राइवेट लिमिटेड तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की कंपनी है। जो जिस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये लोग बिहेव कर रहे हैं, मैंने कहा भी कि इतने बड़े पॉलिटिकल ऑफेंडर हैं कि जिसकी सजा सीआरपीसी और आईपीसी में। चलिए पूनम जी, चलते चलते आपका जवाब जरूरी है क्योंकि सवाल आप पर उठे हैं, मैंने आपकी पार्टी पर उठे हैं। देखिए दीपक जी, इन लोग के पास कोई सवाल और जवाब करने का औचित्य ही नहीं बनता है। ये लोग कह रहे हैं कि हमें विपक्ष में रहने की वहां सदन में आवश्यकता ही नहीं थी क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग यदि बिहार आप समझी नहीं शायद जो मैंने कहा वो आप समझिए, यदि सत्ता पक्ष के लोग को भी लगता है कि जो काम होना चाहिए नहीं हो रहा है तो यदि इस लेकिन आप विपक्ष की भूमिका में आप नहीं है, इसका मतलब है कि आपको कोई चिंता नहीं है बिहार के विकास के लिए। आपको सिर्फ कुर्सी की चिंता है। आपको बिहार के विकास की चिंता नहीं है। दुश्मन हो वहाँ दुश्मन की जरूरत है। दोस्त और दुश्मन तो सामने ही है। जहाँ दोस्त ही दुश्मन की भूमिका में विधायक ही आपको दगा दे रहे हैं, वो तो स्पष्ट दिख जा रहा है कि आपके विधायक ही आपको दगा दे रहे हैं। स्पष्ट साबित होता है कि दोस्त किसका कौन है और दुश्मन किसका कौन है। यदि दुश्मन होता तो 2024 का वक्त बताएगा। चलिए वक्त की बाध्यता है, फिलहाल दोस्त कौन है दुश्मन कौन है इस नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। सियासी गुणागणित में कहीं जनता से जुड़े मसलों को नजरअंदाज तो नहीं किया गया। ये बड़ा सवाल है और सवाल जनता जरूर पूछेगी जब उनके बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के विधायक पहुंचेंगे। देखना होगा जनता के सवालों का वो किस तरह से जवाब देते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन गगन जी, शिशिर कौंडिल्य जी और पूनम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। अगली बार एक और सवाल के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।